बोर्ड्स एग्जाम्स के बाद वाले में भी करा लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत खास होगी नहीं आपको। ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक, क्लियर कट। ठीक है, go on. Okay, so hello and welcome to this for last class आज की दिन की जो है, और कह सकते हैं कि आज की पहली क्लास जो है वो बिजनेस स्टडीज की है। और हम लोग का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो गया है फॉर द बीकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन, और जिसमें हम लोग एक काइंड ऑफ रिविजनरी बैच जो है वो चला रहे हैं फॉर ऑल द थ्री मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। और आप सभी अभी मेरे साथ ज्वाइंट है फॉर द बिजनेस स्टडीज क्लासेस। अब जैसा कि यार आप लोग का जो पेपर है वो प्रपोज्ड है 26 से, जैसा सीबीएसई बोर्ड ने किया है। और जो एंट्रेंस वाले लोग यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं एंट्रेंस के पर्पज से, वो लोग को मैं बता दूं कि आपका पेपर जून और जुलाई में प्रपोज्ड है फॉर द सीयूसीईटी। और सीयूसीईटी का तो छोड़िए, जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है उसमें मैं आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है वो आपके रीजन और असर्शन के फॉर्म में पूछे गए होंगे। आपने टर्म वन में इसके तरह के क्वेश्चंस खूब देखे होंगे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने। असर्शन और रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को खूब मिले होंगे ऑब्जेक्टिव में, कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे करके क्वेश्चन आई होप सो देखे होंगे आप लोग को। क्यों, बताइए बताइए, दिखे थे कि नहीं दिखे थे? मैंने जो पेपर चेक किया था उसमें मेरे को तो दिखा था। तो वैसे ही आपको मेन एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने वाला है, और आप लोग ने ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व किया तो आप लोग को उतनी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। फिलहाल में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टाफिंग। और स्टाफिंग से हम लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं स्टाफिंग से? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड द राइट क्वालिफिकेशंस। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, चलिए बढ़िया। और कोई कुछ जवाब अपना ज्ञान देना चाहेगा? एनीवन? ओके, अपॉइंटमेंट कॉम्पिटेंट पर्सन। चलो ओके, थैंक्स। अब देखो यार, स्टाफिंग से पहले हम लोग को ये तो याद ही होगा कि हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या थे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सभी को याद है भाई? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट याद है कि नहीं याद है? इसमें क्या है? पहला पहला है आपका प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आपके ये दोनों शायद टर्म वन में आ चुके हैं। ठीक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आपका आ चुका है। अगर मैं एकदम ब्रीफ में बात करूं, कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कि मान लेते हैं एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, जिसके 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 क्या है भाई, चार बॉयफ्रेंड है। ठीक है, चार बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड जो भी कह लो। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग ईयरफोन्स अपने कान में लगाए रहें। ठीक है, फॉर द गुड गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब एक कोई लड़की है जिसका नाम है चुलबुली, और चुलबुली के भाई चार चार बॉयफ्रेंड है। ठीक है, तो हमने मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? हम लोग ने मैनेजमेंट के बारे में क्या पढ़ा था? मैनेजमेंट में हम लोग ने ये पढ़ा था कि क्या मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि किसी भी काम को एक मैनेज्ड वे में करना, या फिर किसी के थ्रू वो काम करवाना। ठीक है, यही मैनेजमेंट होता है। एकदम बेसिक टर्म्स में अगर मैं बोलूं, कि अगर आपको कोई पूछे कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग, ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरों के थ्रू जो काम हम करवाते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। और जो मैनेजमेंट का पहला प्रोसेस होता है दैट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब अगर एकदम बेसिक बताना चाहूं तो उसको, प्लानिंग को अगर मैं एकदम डिफाइन या स्मॉल वर्ड में बोलूं तो उसको कहेंगे ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट कैसे? अब जैसे कि अगर आपको कोई आपकी क्रश है, ठीक है, आपकी कोई लड़का होगा, या आजकल तो बहुत कुछ भी चलने लगा है, तो ब्लूप्रिंट से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो जैसे मान लेते हैं भाई यहाँ पे है जी कौन, यहाँ पे चलिए अंकुश जी हैं। अंकुश जी की कोई बहुत बढ़िया सी क्रश है। ठीक है, तो अंकुश जी का पहला स्टेप क्या होगा क्रश से? आप लोग बताइए, क्रश से बात करने का पहला स्टेप क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। अगर मान लीजिए आपका कोई क्रश है, तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी दोस्त, देखिए अचिंत्य जो है भाई, ये पूरे प्रो है, ये पूरे प्रो है। देखिए आयुषी स्टॉक करना, देखिए लड़की ने बताया अपना अपना तरीका। ठीक है, चलिए इंस्टा पर फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा।
चलिए मैं मान लेता हूँ कि अंकुश अंकुश जो है अंकुश जो है भाई, गिव मी योर नोट्स। ओहो, गिव मी योर नोट्स। अच्छा चलिए, क्रश के लिए सबसे इम्प्रेसिंग क्या अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो अंकुश ने क्या किया कि अंकुश गया भाई और बोला कि यार मैं कल की क्लास में एब्सेंट था, तो क्या आप मुझे अपने क्लास नोट्स दे सकते हो? ठीक है, मुस्कान का एग्जांपल ही लेते हैं। तो उसने कहा कि मैं नोट्स उसने नोट्स मांगा और उनकी क्रश ने नोट्स दे दिया। तो सबसे पहले जब अंकुश के दिमाग में आया कि मुझे क्रश से बात करना है, तो उसने पहला स्टेप क्या उठाया? उसने प्लान किया। क्या किया? कि मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार देखो मैं कल एब्सेंट था, मुझे प्लीज अपने क्लास के नोट्स दे दो। ठीक है, ये एक तरह का प्लानिंग था कि नहीं था? अब इसी को अगर एक दूसरे एग्जांपल्स में क्रिएट करना चाहूँ, तो आप ये कर सकते हो कि अगर जब भी आप घर बनाते हो, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका घर बन रहा है, घर बनेगा तो भाई उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो भाई? सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हो, फाउंडेशन के बाद पिलर्स बनाते हो। ठीक है, पिलर्स बना के उसके ऊपर फिर दूसरी छत एक बनाते हो, देन उसके ऊपर फिर पिलर्स बनाते हो। अब कहाँ पे आपका कमरा रहेगा, कहाँ पे आपका बाथरूम रहेगा, कहाँ पे आप गाना गाएंगे, कहाँ पे आपका किचन होगा, कहाँ पे आपका प्राइवेट रूम होगा, तो ये सारी चीजों का आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो। सभी लोग जाते हैं, इसके लिए पैसे भी खर्चा करते हैं, लोग मैपिंग करवाते हैं। तो अगर आप इसको एक तरीके से देखो, तो प्लानिंग क्या है? आपका एक ब्लूप्रिंट है कि आप आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हो, दैट इज प्लानिंग, फोरकास्टिंग द फ्यूचर। ठीक है, फोरकास्टिंग में इसलिए बहुत जल्दी नहीं है वर्ड यूज करता, क्योंकि ये एक फीचर है। अगर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैं देखूं, तो प्लानिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लू प्रिंट होता है, जो कि आप बनाते हो और उसको उसी तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हो। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ठीक, क्या समझ में आ रहा है जो मैं बातें बोलना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो वो पूछ सकता है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। नो? अच्छा, अब ये तो भाई हमने देख लिया कि भाई प्लानिंग में ये होता है कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब बाकी आप लोग को मैं बाद में प्लानिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी वो आने नहीं वाला है आपके एंट्रेंस वाले, अभी मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में। तो मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगा कि प्लानिंग क्या है, और आपको बहुत मजा आएगा। अभी इसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है भाई? आपका क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग आता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग आता है, प्लानिंग के बाद क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग आता है कि नहीं आता है भाई? बताइए बताइए बताइए। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग जो है उसका मतलब क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो प्लान बनाते हैं ना उसको इनिशिएट करते हैं। हम जो प्लान बनाते हैं उसको इनिशिएट करते हैं। क्या किया था? क्या किया था अंकुश ने? जो प्लान बनाया था कि मैं जाऊंगा अपनी क्रश से बोलूंगा कि क्या कि यार मुझे अपने तुम नोट दे दो, तो उसने ये प्लान बनाया था पहले से दिमाग से कि कल मैं जाऊंगा, बाल वाल सेट करवा के, बाल कटवा के एकदम मस्त, और अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो जहां से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान स्टार्ट होता है, जहां से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान स्टार्ट होता है और हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि हमारा जॉब क्या रहेगा, हमारी वर्किंग क्या रहेगी, हमारी रिलेशनशिप क्या रहेगी, उसी को कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजिंग। कुछ याद आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग में? ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब था ना कि जो हमने प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें अपनी जॉब्स को क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक, और साथ ही साथ हमारी जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको भी हम डिफाइन करेंगे और उस तरीके से रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे। तो अंकुश वाले एग्जांपल में सबसे पहले अंकुश ने एक रात पहले प्लान बनाया कि भाई मैं अपने क्रश के पास जाऊंगा, उससे नोट्स मांगूंगा और उससे मेरी बात होगी, ये मेरा पहला स्टेप होगा। इसको कल जाके उसने इंप्लीमेंट किया, तो ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया। जैसे ही उसने ये बात बोला और उसने उसको नोट्स दिया, तो उनके बीच में क्या बना? क्या बना? पहले उस क्लैरिफाइंग जॉब से क्या मतलब बना कि उसने बताया कि मैं कल एब्सेंट था और उसने बोला कि मैं कल आई थी, और उन्होंने नोट्स एक्सचेंज किए। एक्सचेंज करते ही उनके बीच में क्या बन गया? क्या बन गया? बताओ बताओ बताओ, एकदम एग्जैक्ट वर्ड मैंने अभी बोल चुका हूँ। क्या बन गया उन लोग के बीच में जैसे ही उन लोग ने नोट्स एक्सचेंज किए? बताओ बताओ बताओ। फ्रेंडशिप बना, फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्किंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग हुआ कि नहीं हुआ? ऑर्गेनाइजिंग हुआ कि नहीं हुआ भाई? और उसके बाद जो एक लास्ट लाइन होती है कि हम ये अटेनमेंट ऑफ गोल के लिए करते, तो पहला गोल तो यही था ना कि भाई मुझे बात करनी है, तो उसका गोल तो अचीव हुआ ना। तो एक ही एग्जांपल में आपने देखा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों पटक के आ गया। ठीक है, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मैंने एक ही एग्जांपल से क्लियर किया। ठीक। अब आते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे, स्टाफिंग पे। स्टाफिंग पे सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या भैया ये क्या क्या लिख दिया है? अब देखो यार, ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहता तो मैं आपको चीजें याद करवाता निमोनिक्स के थ्रू या जैसे भी, बट इट इज अ राइटिंग पेपर, आपको लिखना है और बहुत स्पेसिफिक लिखना है। अगर आप लोगों ने अपना सैंपल पेपर चेक किया होगा तो उसमें जो उसकी मार्किंग स्कीम है उसमें आंसर को बहुत स्पेसिफिक लिखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे आपको भी बहुत स्पेसिफिक लिखना है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि स्टाफिंग का मतलब क्या है, तो स्टाफिंग इज कंसर्न विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या करेंगे भाई? पहले हम रिक्रूट करेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे, देन प्लेस करेंगे, देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनका ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। किसका भाई? मेंबर का। कौन से चीज का? ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। और जैसा कि इससे पहले जब मैंने पूछा था कि आपका क्या कहते हैं कि स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या है, तो किसी ने बोला था राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। किसी ने बोला था? कोई तो था यहाँ पे जिसने ये बात बोली थी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड फॉर द राइट टाइम। किसी को कोई तो बोला था ना यहाँ पे? कोई था ना? कौन था भाई? कोई है यहाँ पे? इज एनीवन हु कैन? हाँ, यस। तो भाई सुप्रिया जी ने बोला था। ठीक है। तो आपको स्टाफिंग से क्या समझ में आ रहा है कि स्टाफिंग एक जो प्रोसेस है ना, वो पहला ये है कि हम यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है हमारी वर्कफोर्स की उसको देखेंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी वर्कफोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जिसमें हमें काम करना है। अभी इतने देर से हम क्या कर रहे थे भाई? हमने कंपनी बनाई जिसका नाम था भाई चुड़ैल भगाओ। ठीक है। चुड़ैल भगाओ के लिए हम लोग ने कंपनी बनाई, चुड़ैल भगाओ प्राइवेट लिमिटेड। अब भाई कंपनी तो हमने बना ली। अब कंपनी में हम लोग ने प्लान करा कि भाई हम ऐसे जाएंगे, वहां पे घुसेंगे, उसको ऐसे मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर के बाद हमने प्लानिंग कर लिया। फिर ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया कि हाँ हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। बट इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहेगा आदमी, और आदमी कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा भाई? स्टाफिंग में आएगा। स्टाफिंग का जो एक सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ से आपका जो होता है लाइफ ब्लड स्टार्ट होता है कंपनी का। लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म का जो लाइफ ब्लड होता है, लाइफ ब्लड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से एग्जैक्टली आपके पर्सन आना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक इंसान काम करना स्टार्ट करता है जो आपने प्लान किया, जो ऑर्गेनाइज किया उसके लिए। और इसमें हम क्या करते हैं? पहले देखते हैं कि हमारी जो वर्क फोर्स है, अब हमें 10 चुड़ैल भगानी है। 10 चुड़ैल भगाने के लिए हमें 10 लड़कों की जरूरत है। तो हम 10 लोग, तो ये मेरी वर्क फोर्स है जो कि रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे। इतनी की रिक्वायरमेंट है, हमें 10 चुड़ैल भगाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 10 लोगों की। अब 10 लोग को भगाने के लिए हमको क्या करना होगा? रिक्रूट करेंगे। अब रिक्रूटमेंट में हमारे बहुत सारी चीजें हो सकती है भाई। जो भगाने वाला बंदा होगा वो खुद भी डरावना होना चाहिए, उसकी आंख टेढ़ी होनी चाहिए, नाक बहनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो मैंने बता दिया ऐसा कि रिक्रूटमेंट का ये चीजें होंगी। फिर उसको जब अपॉइंट हो जाएगा, तो फिर अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा है जो लड़का कोई अवेलेबल हो। लड़का 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 कोई है भाई क्लास में लड़का? हाँ, चलिए अचिंत्य जी है। तो अचिंत्य जी जो है वो भाई, उनको हम लोग ने अपॉइंट किया, वो आए और हम लोग के लिए काम करें। ठीक है। हमने अचिंत्य को अपॉइंट किया। अब हम उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फील्ड में, भाई की भूत कैसे भगाते हैं, चुड़ैल कैसे भगाते हैं। तो हमने कहा कि ये मशीन के अंदर आप अचिंत्या को भेजेंगे, वहां पे भाई इस तरीके से चीजों को कराया जाएगा कि आप भूत भगाने में बहुत तेज हो जाएंगे। तो यहाँ हम उनका क्या कर रहे हैं? उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। किस कंपनी के, जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारा कंपनी का मोटिव क्या था? चुड़ैल भगाना। तो चुड़ैल भगाने के लिए हम लोग ने किसको अपॉइंट किया? अचिंत्या को। अब अचिंत्या को कुछ नहीं आता था, तो अचिंत्या को हम लोग ने क्या किया भाई? ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि वो ट्रेनिंग करे, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करे, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटरमेंट के लिए काम करे। तो भाई इसके लिए क्या 3 वर्ड जो निकल के आते हैं? राइट पर्सन, राइट जॉब एट द राइट टाइम। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या समझ में आ रहा है या लग रहा है कि क्या ही बता रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी रिलेट उतना नहीं हो पा रहा होगा,
उतना नहीं रिलेट हो पा रहा होगा, बट धीरे धीरे रिलेट होने लगेगा। जब मैं लास्ट में जाके रिलेट कराऊंगा ना, तो फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, फिलहाल में इतना अभी समझ में आया। ठीक है, तो वही देखा लिखा है ना कि प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब मैंने बोल दिया कि मुझे लड़के चाहिए थे भाई चुड़ैल भगाने के लिए, बट मैंने लड़की ले आ दी। भाई तो राइट पर्सन कैसे हुआ राइट जॉब के लिए? जब मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे लड़का चाहिए जो भगाने के लिए भूत, तो अब मैंने लड़की प्लेस कर दी वहां पे, तो भाई राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं हुआ ना, और राइट टाइम भी नहीं। भाई सारी चुड़ैल आके मेरे यहाँ कब्जा कर ली और मैंने उसको कुछ किया ही नहीं। तो भाई अब जब जिस समय मुझे जरूरत थी उस इंसान की, जिस समय मुझे चुड़ैल भगाने के लिए लोगों की जरूरत थी, उस समय तो आया ही नहीं। तो ना राइट पर्सन हुआ, ना राइट जॉब के लिए हुआ, ना राइट टाइम पे हुआ। तो इसीलिए स्टाफिंग का जो मेन पर्पस यही है कि प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द एट द राइट टाइम इज कॉल्ड स्टाफिंग। एकदम बेसिक डेफिनेशन जो स्टाफिंग की है। ठीक है, देखा, जैसे कि यही एकदम एग्जैक्ट ये 3 वर्ड पे पूरा स्टाफिंग घूमता है। ये 3 वर्ड पे आपका पूरा स्टाफिंग घूमता है, राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम। राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम। ठीक है, ये 3 वर्ड याद रहेगा। ये 3 वर्ड याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, चलिए। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस कह लो, स्कोप कह लो, कुछ भी कह लो स्टाफिंग का। तो भाई कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट पर्सनल इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस जाते हैं, इंपॉर्टेंस वाइज जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जैसा हमने बोला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड सेलेक्ट करेंगे किसको, द वर्क फोर्स जो हमारे यहाँ काम करने वाला है, हम उसके लिए क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स को फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मुझे झाड़ू लगाने के लिए किसी इंसान की जरूरत है, तो मैं झाड़ू लगाने वाले को ही अपॉइंट करूंगा ना, कि मैं ले आऊंगा कार ड्राइवर को। ठीक है, तो जो पर्सन झाड़ू लगाने में भाई सक्षम है, तो मैं झाड़ू लगाने वाले आदमी को रखूंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिजनेस पढ़ाने नहीं आएगा, तो मैं बिजनेस थोड़ी पढ़ाने के लिए यहाँ रखा जाएगा मुझे। तो मेरा जो यहाँ पे तो स्टाफिंग से क्या है मुझे मिला, हेल्प हुआ कि फाइंड आउट द कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द वेरियस जॉब्स। या कोई भी तरह की जॉब है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्सन को फाइंड आउट करने में आपका कौन हेल्प करता है भाई, स्टाफिंग हेल्प करता है। ठीक है, एकदम बेसिक चिंदी पॉइंट है ये, इसमें कुछ ऐसा बहुत हैवी नहीं है। ठीक है, हायर परफॉर्मेंस। अब जिसमें देखो, जैसा कि मैंने बोला कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की पूरे दुनिया इसी पे पूरी स्टाफिंग की घूम रही है। तो जब आप सही पर्सन को सही टाइम के लिए अपॉइंट करोगे तो हायर परफॉर्मेंस मिलेगी। अब मैं ये बोल दूं कि मेरे से आप मैच पढ़ लो, भाई सही बता रहा हूँ, 500 रुपये मार पहले तो लेके जाओगे, उसके बाद 4 जूता भी मारोगे मेरे को। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया ना कि मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, तो समझ लो कि फिर तो भाई शामत है। तो भाई मैं राइट पर्सन नहीं हूँ मैथ सब्जेक्ट के लिए। अगर मेरे से कोई कहे कि आप आओ मैथ्स पढ़ा दो, तो मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ाऊंगा, मेरे को मैथ्स नहीं आती, मेरा डब्बा गोल क्या, मेरा डब्बा ही नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, मेरा एफिशिएंसी कम होगा, एफिशिएंसी कम होगा, मैं इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ राइट जॉब के लिए। क्या राइट जॉब, यहाँ पे राइट जॉब क्या है, मैथमेटिक्स, और मैं राइट पर्सन हूँ क्या, मैं नहीं हूँ। इसीलिए हायर परफॉर्मेंस अगर होगी तब कब होगी, जब हम राइट पर्सन को राइट जॉब पे करेंगे। तो इसमें कौन हेल्प करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस के सेंस को इस तरीके से समझना है कि स्टाफिंग ऐसा क्या करता है कि आपकी चीजें ये पॉसिबल हो पा रही हैं। तो अगर स्टाफिंग के थ्रू आप राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखते हो, तो इसी वजह से आपकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये पॉइंट समझ में आया हायर परफॉर्मेंस वाला, कि और कोई एग्जांपल? गॉट इट? ठीक है, फिर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, भाई जब आप प्रॉपर स्टाफिंग करोगे, ठीक है, तो भाई आप अपने प्लान्स जो है उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जो भी मैनेजर्स हैं वो आपने एक पॉइंट किए हैं, तो आप तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ करा सकते हो। जब ग्रोथ कराओगे, पहले तो सर्वाइव कराओगे देन ग्रोथ करोगे। ये याद रखना कि तो सबसे पहले आपका सर्वाइवल का बात होता है, देन उसके बाद ग्रोथ की बात होती है। अब ये क्या होगा, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द फ्यूचर मैनेजर्स। अब जैसे कि मैंने बोला कि अगर मुझे पता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती है, बट मेरे को बोल दिया गया कि आप मैथ्स पढ़ाओगे, ठीक है, तो अब मेरे को क्या करेंगे ये लोग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे
कि आप आओ मैथ्स सीखो, मैथ्स पढ़ाओ, या मेरी इंग्लिश वीक है। मैं मान लो कि मैं आया इधर, मेरे को भाई मैं भोजपुरी बोलने वाला आदमी, कि क्या भाई कैसे होता है ये सब चीजें मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। तो मेरे को भाई इंग्लिश क्लासेस किया जाएगा। आपने सुना होगा कि टीचर्स जाते हैं उस पे, क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप्स पे जाते हैं, वर्कशॉप्स पे जाते हैं, चीजें सीखते हैं, एंड देन आके उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बेटर ट्रीटमेंट के लिए। ये सुना है कहीं पे वो लोग जाते हैं वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, डॉक्टर जाते हैं बाहर प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत सीए के बारे में सुना होगा तो सीएस जाके प्रैक्टिस करते हैं कंपनी में, जिसको आर्टिकलशिप कहते हैं या फिर ट्रेनिंग कहते हैं। जॉब से पहले आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो जो हमारे फ्यूचर मैनेजर्स हैं, ठीक है, हमारे जो फ्यूचर मैनेजर हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो बंदा एग्जैक्टली इंटर्नशिप, तो यहाँ पे ऐसा कोई बंदा है जो कि आज से मुझे लगता है कि 10 साल बाद उसका फ्यूचर है, तो मैं उसको भाई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, डेवलपमेंट प्रोवाइड करूंगा, ताकि ओवरऑल सर्वाइवल एंड ग्रोथ बना रहे। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जैसे कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है वर्कफोर्स को हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और हमने अपनी पोजीशंस भी फिल कर ली हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जब हमने राइट वर्कफोर्स अपॉइंट कर ली है अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और हमने फिर पोजीशन फिल कर ली है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप अपना बेस्ट लोगों को यहाँ पे करोगे तो आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब जैसे मैं बोल दूं कि यार एक लड़का है जो कि ना, मतलब समझ लो उसको क्या बोलते हैं, उसको खाना खाना पसंद है, बट वो उतना नहीं खा सकता जितना एक और पर्सन खा सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसको छोड़ो, हटाओ, ये बकवास एग्जांपल है, मैं लाता हूँ एकदम बढ़िया एग्जांपल। जैसा कि अभी आप लोग ने कुछ दिन पहले निषिद्ध भैया से शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा था, कुछ दिन पहले आप लोग ने निषिद्ध भैया से शॉर्ट ट्रिक्स वाली क्लासेस की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो निषिद्ध भैया कर रहे थे वो क्या था, उन वहां पे हमने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब किया। हमने आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ निषिद्ध भैया बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक से क्लासेस ले सकते हैं, तो वहां पे हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। अगर हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब करेंगे, जिस पर्सन को जिस काम के लिए रखा गया तो अपना बेस्ट दे पाएगा। अब मैं ये बोलूं कि सचिन तेंदुलकर से तुम भाई विकेट कीपिंग करा लो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बट वही मैं अगर बोलूं कि महेंद्र सिंह धोनी से तुम विकेट कीपिंग करा तो दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, एकदम सिंपल सा है, कुछ बहुत खतरनाक नहीं है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि आप राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशन करो। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा यहाँ पे लिखा है, इट इज पॉसिबल बाय इंश्योरिंग द राइट नंबर ऑफ पर्सन ऑन ईच जॉब पोजीशन। जैसा कि मान लो कि अगर मुझे को पता है कि एक टीचर से ये कोर्स कंप्लीट हो जाता, तो भाई अब एक आदमी 12-13 सब्जेक्ट तो पढ़ाएगा नहीं, और अगर पढ़ाएगा भी तो वो सब में एफिशिएंटली उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने अलग से टीचर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स रखे हैं, साथ ही साथ अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग मेंटर रखे गए हैं। तो ये क्यों किया गया है, ताकि हम जो पर पर्सन जिसमें जो बेस्ट है वो उसमें अपना बेस्ट दे सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, ताकि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो सके। तो राइट नंबर ऑफ पर्सन ईच जॉब पोजीशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक पर्सन को 10 काम दे दोगे तो शायद सबसे उतना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट अगर आप उसको उसके एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग चीजें देते हो तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि लास्ट पॉइंट ये है कि जॉब सेटिस्फैक्शन। अब यार देखो, जब आप स्टाफिंग करोगे, आपके आपने अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की, डेवलपमेंट प्रोवाइड किया, सब कुछ किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका जो स्टाफिंग करने की वजह से, स्टाफिंग की वजह से आपने पर्सन अपॉइंट किया, पर्सन से अपॉइंट करके आपने उसको ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट दी, देन उसके बाद फिर आपने उसको बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया, तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बाद आपका जो, आप एज अ पर्सन, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं,
तो आपके लिए वो सेटिस्फैक्शन होगा ना कि मैंने जो पढ़ा, मैंने जो किया मेहनत, वो मेरा सक्सेसफुल रहा। क्यों? अगर आप पढ़ रहे हो और आपका नंबर्स आता है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो दैट इज अ जॉब सेटिस्फैक्शन। और उसी के साथ साथ आपका मोरल भी बिल्ड होगा कि अगर अब आपको नेक्स्ट एंट्रेंस देना होगा, तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको उससे बूस्टअप मिलेगा, आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे कि यार यस, आई हैव डन बेस्ट इन माय बोर्ड्स एग्जाम एंड नाउ आई विल क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, तो इसको कराया जा सकता है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है? फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे सकती है जो भी लोग यहाँ काम करें, ताकि उनको मोटिवेटेड फील रहे, उनको अच्छा लगे, बिलोंगनेस की फीलिंग है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टाफिंग के थ्रू होती है। तो अगर इन शॉर्ट सब में बोलना चाहूँ, तो भाई आपके 5 पॉइंट क्या है? पहला, कॉम्पिटेंट पर्सनल। बताओ क्या मतलब है इसका? फास्ट 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 इन द सिंगल वर्ड, मतलब एक सिंगल वर्ड में बताओ मेरे को कि क्या है इसका कॉम्पिटेंट पर्सनल। बताओ बताओ फास्ट, आई वांट आंसर्स। राइट पर्सन। ओके ओके, नेक्स्ट हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस देख लो भाई, मैं दिखा दे रहा हूँ, देख देख के भी बोल लो, बट याद होना चाहिए चीजें, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सनल, जो काम करने में जो अच्छा है उसको उसी काम के लिए रखो। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन। हायर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? हायर परफॉर्मेंस, जब हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को प्लेस करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, पूरी दुनिया में स्टाफिंग की इसी में घूम रही है। फिर तीसरा क्या है? सर्वाइवल एंड ग्रोथ। आज जब प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, डेवलपमेंट प्रोवाइड करोगे किसको? फ्यूचर्स मैनेजर को, तो आपका सर्वाइवल और ग्रोथ होगा ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का। ठीक। देन फिर चौथा, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप राइट नंबर ऑफ पर्सन फॉर ईच जॉब पोजीशन करते हो, जिससे आपका एग्जैक्टली बेस्ट ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब एक आदमी को 10 काम नहीं दो, 10 काम को 10 आदमी को बांट दो, ताकि वो अपना बेस्ट वो पर्सन दे सके जो उसमें वो बेस्ट है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या था भाई? जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप सारी चीजें अच्छी करोगे तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका मोरल बिल्ड होगा, आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिससे आप मोटिवेटेड फील रहोगे। और अगर आपकी चीजों में चेंजेस आएंगे तो दैट विल बी अ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, जैसा कि मैंने बताया था। साउंड नहीं आ रहा है? आई एम नॉट ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है ना? ओके, चलो। तो वही लास्ट 4 5 पॉइंट भाई फटाफट सब लोग बताएंगे। क्या है भाई? क्या है भाई? CHS जो, CHS जो, इसको ऐसे याद करेंगे हम लोग, CHS जो। ठीक है, CHS जो, CHS से C से क्या है? कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट पर्सनल। आप लोग कमेंट में लिखेंगे मेरे साथ साथ। C फॉर कॉम्पिटेंट पर्सनल, H फॉर हायर परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, S फॉर, S फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, फिर J से क्या है भाई? जॉब सेटिस्फैक्शन। और O से क्या है भाई? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया? तो मैं अगर पूछूं कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? अगर मैं पूछूं कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? CHS जो, CHS जो, CHS जो। यस, दैट्स इट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ऑसम। एक नंबर। आई होप सो बहुत मजे से याद हो रहा होगा। ठीक है, CHS जो। तो जब भी आपको कोई पूछे कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको याद कर लेना है ऐसे। आते हैं फीचर्स पे, आते हैं भाई फीचर्स पे। फीचर्स क्या है? फीचर्स का मतलब, फीचर को आप नेचर कह सकते हो। फीचर को आप नेचर, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अगर, तो दो, एक तो ये इस नाम से नेचर हो गया, या फिर आप कर लो कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, या फीचर्स हो गया, इस तरीके के नाम से आपको देखने को मिलेगा पेपर में। तो आप स्टाफिंग का क्या नेचर है, स्टाफिंग कैसा है, स्टाफिंग किस तरीके से होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन भाई,
क्यों है इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन? क्योंकि जितने भी अदर मैनेजरियल फंक्शन है, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा डिपेंड्स ऑन मैन पावर, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप दुनिया भर की कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप दुनिया भर की कितनी भी प्लानिंग कर लो, दुनिया भर का कुछ भी कर लो, प्लान इंप्लीमेंट भी करने के लिए चले जाओ, बट उसको करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? किसकी जरूरत पड़ेगी? भाई बताओ बताओ, किसकी जरूरत पड़ेगी? ह्यूमन की, मैन पावर की, आदमी की, औरत की। ठीक है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मैन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए कुछ भी कर लो आप, कितना भी प्रोसेस बना लो, कितना भी प्लानिंग कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे क्या आ जाता है भाई? आपका स्टाफिंग में होना जरूरी है, इसीलिए इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजरियल फंक्शन अमंग ऑल। कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, कुछ नहीं है अगर मैन पावर नहीं है तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परवेसिव। भाई जब आपका मैनेजमेंट ही परवेसिव है, जब आपका मैनेजमेंट ही परवेसिव है तो भाई आपका स्टाफिंग कैसे नहीं होगा? तो भाई कोई भी कुछ भी पूछे, अगर फीचर है ना तो एक पॉइंट हर जगह कॉमन आएगा, परवेसिव। भाई भगवान ने हर तरफ फैला है, जब मैनेजमेंट ही फैला हुआ है हर तरफ, तो उसके फंक्शन क्यों नहीं फैले रहेंगे? पढ़ा है ना, मैनेजमेंट इज परवेसिव। ये फीचर पढ़ा था ना मैनेजमेंट का, सबसे पहली क्लास में पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव थिंग। तो भाई जब मैनेजमेंट ही परवेसिव है, जब वही हर जगह फैला है, तो भाई उसके फंक्शन कैसे नहीं फैलेंगे? अगर एम है तो भाई एस तो होगा, अगर चॉकलेट है तो भाई वहां पे डेयरी मिल्क तो होगा ही होगा। ऐसा गंदा एग्जाम्पल था बट ठीक है, माफ करना। ठीक है, माफ करना भाई, सॉरी। ठीक है, चलो, आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूअस। भाई ये भी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एकदम सिंपल। जब तक जिंदा रहेगा भाई आपका, वही वाला लाइन है ना कि जब तक सूरज चांद रहेगा स्टाफिंग आपका होता रहेगा। ठीक है, तो वही है कि थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ जितनी भी चलेगी उसमें आपका भाई स्टाफिंग जो है वो होगा। जब आपका मैनेजमेंट ही होगा तो भाई स्टाफिंग क्यों नहीं होगा? मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो भाई स्टाफिंग भी फंक्शन है। तो ये दो पॉइंट आपको हर जगह चेप देने हैं, कुछ भी पूछे फीचर में ये दो पॉइंट जरूर आएंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट भाई प्लेसमेंट। मैं कब से यही रट रहा हूँ, यही मोटो है स्टाफिंग का कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। वो गाना बना देते हैं, राइट पर्सन राइट जॉब एट द राइट टाइम। ठीक है, बहुत गंदा था बट सॉरी। चलो, तो प्लेसमेंट क्या है भाई? प्लेसमेंट ये है, फीचर का नाम क्या है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट से यही समझ रहे हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, RPRJRT। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यही है मोटो स्टाफिंग का। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो चार फीचर जो मेरे निकल के आते हैं, आपके दो नंबर जो बन जाएंगे वो इससे बन जाएंगे कि इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि चाहे प्लानिंग कर लो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग कर लो, आपका मैन पावर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मैन पावर के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये दुनिया भी मैन पावर पे चल रही है, इसीलिए इंडिया इतनी पॉपुलेशन है। चलो, गलत, अदरवाइज ये सब तो अलग है। ठीक है, चलो, ओके। परवेसिव इसलिए है क्योंकि भाई मैनेजमेंट परवेसिव है, कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, और प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। एकदम बेसिक चीजें, चिंदी चोर भाई, बेकार। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या पॉइंट यहाँ तक समझ में आया? 10:30 हो गया है, और कंटिन्यू करूं या फिर आपको जाना है? कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू? ठीक है, देखो यार, मुझे बहुत थोड़ा सा मुझे मतलब ये उतना क्या कहते हैं, सब बहुत कॉमिक चीजें नहीं है इसमें कि मैं इसको हर चीज में कॉमिक कर सकूं। जब वी विल स्टडी अबाउट द एंट्रेंस वाले में ना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा कॉमिक चीजें आती हैं, दिट इज क्वाइट बुकिश लैंग्वेज। तो ये थोड़ा बोरिंग जा सकता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें याद हो जाएं, आपको मैं चीजें याद करा दूं, ये मेरा मेन पर्पज रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वैसे HRM में आज कराना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि HRM अगर कराएंगे तो ड्यूटीज और ये सारी चीजें, तो HRM वाला टॉपिक कल करते हैं। ठीक है, HRM कल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं स्टेप्स पे।
स्टेप्स कर लिया जाए, ठीक है। स्टेप्स ज्यादा है नहीं, 4 5 6 कितने हैं भाई, 7 8 9, हाँ ठीक है। चलो तो स्टेप्स कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को समझाने में मुझे लगता है कि उससे आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसको मैं टाइम दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी तो हो नहीं पाएगा, तो स्टाफिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई मैनेजमेंट का अपना प्रोसेस होता है, प्लानिंग का अपना प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग का अपना प्रोसेस होता है, तो वैसे स्टाफिंग का भी अपना प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या आता है जब आपको स्टाफिंग करना होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा। मान लो आप अपने आप को एक मैनेजर समझ लो, आप अभी बिजनेस स्टार्ट किए हो, आपने प्लान बना लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। तो सब, अब आपको बिजनेस चलाना है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम खोजेंगे लोगों को। लोग खोजेंगे, अच्छा लोग किस तरीके के खोजेंगे, जितनी हमारी क्या होगी भाई, रिक्वायरमेंट होगी। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया आ जाओ भाई, आ जाओ मेरा घर है भंडारा है इधर, मंदिर वाला भंडारा है कि कोई भी आएगा खा के चला जाएगा, ऐसे नहीं है। हमारी जितनी जरूरत है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग हम मैन पावर का एस्टिमेशन करेंगे। तो क्या लिखा है भाई कि प्लानिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड एट देयर क्वालिफिकेशंस, कि सबसे पहली चीज तो हमें कितने लोगों की जरूरत है, और उसके बाद क्या क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है, ठीक है। कि कोई भी अगर आपको ऑप्टिमल स्टाफिंग करनी है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको एक अच्छी स्टाफिंग कंप्लीट करनी है, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। और इसी के बेसिस पे आपकी दो एनालिसिस भी निकल के आती है। इसके बारे में सुना है थोड़ा, जब मैं इसको बोलूं, ये वर्ड आप लोग ने आई थिंक पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो। ये सुना है, वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस, कुछ सुना हुआ लग रहा है ये। कोई बताएगा, कोई बताएगा क्या होता है, आप लोग में से कोई कुछ भी जो बताना चाहे। किसी को कुछ पता है, एनीवन एनीवन, नहीं भी पता है तो नो बोल दो, बताना तो है ही, मैं इसीलिए बैठा हूँ यहाँ पे। अरे कोई बता रहा है कि मैं बताऊं, आप ही बताएं, मैं ही बताऊं। तुम लोग क्या कर रहे हो, करेक्ट वर्कफोर्स की इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली। देखिए वर्कलोड एनालिसिस जो होता है, वर्क वर्कलोड एनालिसिस जो होता है, वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट रिक्वायर्ड है वेरियस जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कितने परसेंट की क्या है भाई, रिक्वायर्ड है, कितने पीपल रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स या वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कलोड एनालिसिस का ये है। और वर्क फोर्स का क्या है भाई, वर्क फोर्स का क्या है कि कितने लोग यहाँ पे पहले से ही हैं, एस्टिमेट द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल इन द, इसमें क्या है भाई, अवेलेबल है, इसमें क्या है भाई, अवेलेबल है। और इसमें क्या है, हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। देखो नाम नहीं है वर्क फोर्स, फोर्स मतलब कि हमें कितनी की जरूरत है, और वर्कलोड की कितने लोग हैं हमारे पास फॉर द वेरियस जॉब्स। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वर्क फोर्स जो है उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास कितने लोग प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, ठीक है, फॉर द जॉब्स दैट आर, और क्या वो ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं, मतलब क्या हमने उनको सही तरीके से स्टाफिंग किया है कि नहीं किया है उनका। और वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है भाई, कि जो भी हम इसमें एनालाइज करते हैं कि नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे कि मान लो कि मुझे अगर क्या कहते हैं, अम, मुझे कह लो कि मुझे साफ सफाई के लिए कोई आदमी चाहिए, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक तो ये है कि साफ सफाई की जगह खाली है, तो ये जॉब है, और इसको कौन कर सकता है। तो इस तरीके से हम वर्कलोड एनालिसिस करेंगे कि हमें किस तरीके के लोगों की क्या है भाई, जरूरत है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। वही यहाँ पे ये देखेंगे कि यार यहाँ पे पहले से ना एक पोछा लगाने के लिए एक आदमी को रखा गया है, तो पोछा लगाना एक जॉब है, और उसके लिए एक आदमी यहाँ पे पहले से है, जॉब के लिए यहाँ पे पहले से एक आदमी है।
तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब यहाँ अवेलेबल होता है, और यहाँ हम चेक करते हैं कि जो जॉब खाली है और जो जॉब के लिए हमको आदमी चाहिए, तो राइट पर्सन हमें खोजना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, वर्कलोड एनालिसिस में आप आइडेंटिफाई करोगे, और वर्क फोर्स में आप क्या करते हो भाई, चेक करते हो या देखते हो कि कितने लोग अवेलेबल हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश की है। समझ में आया कि मैं कुछ और वापस से बताऊं इसको? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है भाई, अभी भी कंफ्यूजन है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग एग्जाम्स देने वाले हैं वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या था भाई, पहला क्या था, वर्क लोड एनालिसिस, और एक क्या है भाई आपका, वर्क फोर्स एनालिसिस। यही है ना, यही दो चीजें हैं। वर्कलोड में क्या कह रहा है कि हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड मतलब क्या है, जरूरत है। जरूरत है भाई, देखो मेरा हिंदी गलत हो सकता है, जरूरत है, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस जॉब्स, जो भी जॉब्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए कितने लोगों की यहाँ पे जरूरत है, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, हमें कितने लोग और किस तरीके के लोगों की जरूरत है, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसको करने के लिए जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्कलोड एनालिसिस। वही वर्क फोर्स एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि जो हमारे स्टाफिंग पहले से हुई है, जो हमने पहले से स्टाफिंग की है, तो उसमें जितने लोग, जो भी जॉब है, नंबर, कितने कितने लोग और किस तरीके के जॉब के लिए लोग पहले से क्या है, अवेलेबल है। अभी समझ में आया क्या? इसमें क्या है, हम ये देखते हैं, ये एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम ये जान सके कि कितने नंबर और किस तरीके के लोगों की जरूरत है जो जॉब्स हमें परफॉर्म करानी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए ये एनालिसिस करते हैं, कौन सी, वर्कलोड वाली। और जब वर्कफोर्स एनालिसिस की बात आएगी तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो पहले से स्टाफिंग करके रखी हुई है, उसमें जो नंबर ऑफ पीपल है वो, प्लस जो टास्क वो परफॉर्म कर रहे हैं वो, या किस तरीके के टाइप ऑफ पीपल जो है हमें है, वो कितने लोग हमारे यहाँ पहले से अवेलेबल है, और क्या वो ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो ऑप्टिमली, ऑप्टिमली मतलब क्या वो सही तरीके से स्टाफिंग की गई है कि नहीं की गई है उनकी। एम आई क्लियर टू ऑल? वर्कलोड एनालिसिस तब करेंगे जब हम ये चेक करेंगे कि वर्कलोड में जब भी मैं बात करूंगा, मैं वर्कलोड बोलूं तो आपको एक चीज याद करना, रिक्वायर, और जब मैं वर्क फोर्स बोलूं तो हम ये कहेंगे कि अवेलेबल। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट चलिए, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, अच्छा सुनो, अब मैं एक चीज बताता हूँ, क्योंकि देर आर लगभग 8 से 10 स्टेप है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो भाई अच्छा खासा टाइम जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है, आज के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था जो वर्कलोड और वर्क एनालिसिस वाला था। हम कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एस्टिमेटिंग द पावर रिक्वायरमेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स को कल हम कंप्लीट करेंगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इन जस्ट 5 मिनट्स, इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम लोग ने अब क्या पढ़ा, स्टाफिंग क्या है भाई, स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज प्लेसिंग ऑफ, इज प्लेसिंग ऑफ क्या, इज प्लेसिंग ऑफ, मैं देखो जब मैं बोल के चुप हो जाऊंगा तो आपको वहां पे वर्ड फिल करने हैं, ठीक है। जब मैं बोलूंगा, कोई भी डेफिनेशन बोल रहा हूँ या कोई भी चीज बोल रहा हूँ, तो मैं जैसे ही बोल के चुप होऊंगा तो आपको वहां वर्ड फिल करना है, ठीक है। तो क्या है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब at the at the at the at the right time is known as job staffing। ठीक है, ठीक है, ठीक, एकदम सिंपल, 3 वर्ड्स के इर्द गिर्द पूरी स्टाफिंग घूमेगी, दैट इज राइट पर्सन, राइट जॉब एंड राइट टाइम। ठीक, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को कैसे याद किया था हम लोग ने,
सबसे पहले कैसे याद किया था, CHS जो, CHS जो, CHS से सी फॉर क्या है भाई, सी फॉर क्या है, सी फॉर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सनल, सी फॉर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सनल, कॉम्पिटेंट पर्सनल। फिर एच से क्या था, एच से क्या था भाई, हायर, एच से क्या था, हायर परफॉर्मेंस, यस, हायर परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर एस से क्या था, एस से क्या था, सर्वाइवल, सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद जे से क्या था, जॉब सेटिस्फैक्शन, जे से क्या था भाई, जॉब सेटिस्फैक्शन। एंड ओ से क्या था, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ठीक, उसके बाद फिर फीचर क्या था, फीचर क्या था भाई, फीचर पे हम आए थे, पहले हम लोग ने पढ़ा इंपॉर्टेंस, देन फीचर, फीचर क्या हो सकता है, नेचर को भी कह सकते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो भी कह लो। तो सबसे पहला क्या था भाई, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, दो ही पॉइंट इसमें याद करने वाले थे, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी स्टाफिंग कर लो, सबसे ज्यादा आपका जो चीजें डिपेंडेंट होती है वो होती है किस पे, मैन पावर पे। और मैन पावर कहाँ आता है, स्टाफिंग में। क्यों, क्योंकि स्टाफिंग को बोला जाता है लाइफ ब्लड ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है, ये पॉइंट याद रखना, ये वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हिच इज नोन एज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइफ ब्लड यहीं से चालू होता है, क्योंकि यहीं से एक्चुअली में मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स आना स्टार्ट होता है। इसलिए स्टाफिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, बिकॉज इफ यू whatever you do planning, organizing, anything, but for completing or doing the objectives you need a manpower, and that is only can be achieved by doing the staffing प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्या था भाई, मैनेजमेंट क्या होता है भाई, परवेसिव होता है। तो भाई स्टाफिंग उसका फंक्शन है, तो क्या होगा भाई, परवेसिव होगा। फिर मैनेजमेंट, तीसरा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट कंटिन्यूअस होता है, तो भाई स्टाफिंग भी कंटिन्यूअस होगा। जब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस हो रहा है तो स्टाफिंग भी कंटिन्यूअस होगा। और लास्ट पॉइंट क्या था भाई, हमारा लास्ट पॉइंट क्या था यार, प्लेसमेंट। कि भाई स्टाफिंग का मोटिव ही यही है, यही मोटो है कि भाई राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट टाइम। यही हम लोग ने पढ़ा था। बाकी जो आगे की चीजें हैं वो हम लोग कल पढ़ेंगे। सो आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा, एंड इट इज अ गुड क्लास सेशन फॉर यू ऑल। क्या भाई समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, रट गया, रटा कि नहीं रटा, रटना इंपॉर्टेंट है भाई, ये रटने के लिए क्लास हो रही है। दिस इज फॉर द रटंत विद्या क्लास, ठीक है। CHS जो, यस, ये पता है, ये भूलोगे नहीं। जब भी फीचर दिमाग में आएगा स्टार्टिंग में, एक ही चीज है, CHS जो। प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, CHS जो, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आया होगा एकदम अच्छे से। इसको बस जाना है, रिवाइज करना है, एंड चीजें इसको एक बार कॉपी में शॉर्ट पॉइंटर्स बना के लिख लो। एग्जाम के एक दिन पहले आप इसी को 2 मिनट देखोगे, आपको सारा चैप्टर फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बस जाओ पॉइंटर्स बना के लिख लो कि पहले क्या है भाई, इसका मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। देखो रुको, मैं बता रहा हूँ नोट्स आप कैसे बनाओ, एक सेकंड रुको, ठीक है। देख, ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या आएंगे भाई, क्या है, सबसे पहले क्या था कि हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं सबसे, उसके बाद स्टाफिंग आता है, स्टाफिंग का प्रोसेस आता है। अब स्टाफिंग का क्या मतलब होता है, स्टाफिंग का क्या होता है, प्लेसमेंट, प्लेस ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ये पूरी स्टाफिंग तीन ही, यही 3 वर्ड्स की तरफ घूमती है, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंस में हम लोग ने पढ़ा था क्या, इंपॉर्टेंस के आगे लिख देना निमोनिक्स, जिसको हम कहेंगे, जो कि क्या रहेगा भाई आपका, CHS, क्या है भाई, CHS, क्या था भाई, CHS, CHS जो, CHS जो, ठीक है। C से कॉम्पिटेंट पर्सनल, H फॉर हायर performance, S for survival and growth, J for job satisfaction and optimal utilization of resources। उसके बाद फीचर्स पढ़ा, फीचर में 2 पॉइंट ही हमें याद करने, कितने थे, 1 2 3 एंड 4। पहला क्या था भाई, इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, क्योंकि स्टाफिंग से क्या आता है भाई, मैन पावर आता है। दूसरा क्या था, परवेसिव, क्योंकि मैनेजमेंट होता है।
तीसरा क्या था, कंटिन्यूस मैनेजमेंट होता है, और चौथा क्या है, प्लेसमेंट। तो ये इसका क्या है भाई, मोटिव है। मोटो यही है कि इसका स्टाफिंग का, कि हमें ये, अब देखो आपको ये पूरा इतने मतलब एक पन्ने में आपका इतना सा बेसिक में फटाक से स्टाफिंग आपका हो जाएगा। ठीक है। सो आई होप सो आई मेड इट वेरी क्लियर एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको चीज़ें समझ में आए। एंड किसी को कोई फीडबैक अगर लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या और कोई आपको कुछ चीज़ें चाहिए, देखो मैं, मेरी कोशिश ये है कि आप फटाफट चीज़ों को ग्रैब करो, एंड देन फिर मस्ती मजाक तो क्लास में होती रहेगी, क्योंकि वी हैव टू कवर द सिलेबस एज फास्ट एज वी कैन, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। सो लास्ट आस्किंग, सबको समझ में आ गया एक बार? समझ आ गया सभी को? ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट भैया। गाना, गाना आज नहीं, क्योंकि रात हो गया है। ठीक है। आज मतलब घर घर पे मैं गाली खाने लगूंगा कि रात में किसको गाना सुना रहा हूँ। ठीक है, समझ सकते हो? ठीक है। तो गाना सुनाता हूँ किसी के क्लास में। ठीक है। गाना रात में सुनाऊंगा तो उन्हें लगेगा कि भाई